Hello viewers, Assalamu alaikum. This is Mohammad Ubaid from 8th semester of Zoology Department from University of Chakwal, Pakistan. The topic which we are going to discuss today is Labiorhita. In this topic we will discuss its introduction, taxonomic classification, distribution, interesting fact and importance, morphology, behavior, in which we will specifically discuss its parental behavior and migratory behavior, recent research insights, and conclusion. Now coming towards its introduction, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो लेबियोराइटस हम कॉमनली रहू बोलते हैं, ये एक्वाकल्चर में एक बड़ी सिग्निफिकेंट स्पीशी है जो पर्टिकुलरली साउथ एशियन कंट्रीज़ में पाई जाती है। ये एक ओमनीवोरस फिश है, मतलब कि ये बोथ प्लांट एंड एनिमल मैटर दोनों पे फीड करती है और ये फ्रेश वाटर रिवर्स में पाई जाती है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स इट्स टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये बिलोंग करती है किंगडम एनिमेलिया से। फाइलम इसका कॉर्डेटा, क्लास इसकी एक्टिनोपेट्रोजाई, ऑर्डर इसका है कैप्रिनी फॉर्म्स और फैमिली इसकी कैप्रिनिडी। अगर हम कैप्रिनिडी फैमिली की बात करें तो ये फ्रेश वाटर फिश की बिगेस्ट फैमिली है, जिसको हम सिंपली कार्प और मिनोस फैमिली कहते हैं। इसके अंदर कार्प और ट्रू मिनोस पाई जाती हैं और इसको लार्जेस्ट वर्टिब्रेट फैमिली कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसके अंदर 200 वैलिड जनरस पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके जीनस की बात करें तो ये लेब्यू है और स्पीशी लेब्यूरोहिटा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। जियोग्राफिकल रेंज, कई किन किन एरियाज में पाई जाती है, एक्वाकल्चर सिस्टम और इसका कंजर्वेशन स्टेटस। सबसे पहले हमारे पास आती है इसकी जियोग्राफिकल रेंज। लेब्यूरोहिटा जिसे हम कॉमनली रोहू बोलते हैं, ये पाई जाती है साउथ एशियन कंट्रीज़ में पाई जाती है, जिनमें हमारे पास आते हैं जी इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार एंड पाकिस्तान। ये इनेबल करती है फ्रेश वाटर रिवर्स को और ये प्रीमेनेंट है रिवराइन इकोसिस्टम में। प्रीमेनेंट मतलब कि बहुत वाइडली स्प्रेड है रिवराइन इकोसिस्टम से। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्वाकल्चर सिस्टम की तो रहू जो है ये एक्सटेंसिवली यूटिलाइज होती है एक्वाकल्चर सिस्टम में, जिनके अंदर हमारे पास इंटेंसिव एक्वाकल्चर सेटअप का यूज़ किया जाता है। अब ये इंटेंसिव एक्वाकल्चर होता है क्या है? इंटेंसिव एक्वाकल्चर में ऐसे होता है कि ये एक्वा मेथड ऑफ रेजिंग एक्वेटिक स्पीशीज़ को, जिनमें हम ऐसे क्या करते हैं कि एक्वेटिक स्पीशीज़ को उनके नेचुरल इकोसिस्टम से निकाल कर सेपरेट टैंक्स में ग्रो करवाते हैं। रोह की ग्रोथ, प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस जो डिफरेंट रिसर्च की गई हैं, वो क्या करती हैं कि वो हमें इंटेंसिव एक्वाकल्चर सिस्टम और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द एक्वाकल्चर फैसिलिटीज़ के बारे में हमें डिफरेंट इंसाइट्स प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो रोहू जो है एज ए इम्पोर्टेंट फूड फिश के तौर पे भी यूज़ की जाती है और ये वाइडली कल्चर की जाती है डिफरेंट रीजन्स के अंदर। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस भी किया है, ये कॉमनली पाई जाती है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार वगैरह, इनमें एक कॉमनली पाई जाती है और वहाँ पे इसको कल्चर भी किया जाता है और एक कॉमनली वहाँ पे अवेलेबल इजीली अवेलेबल होती है। लेकिन इसका कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो अभी तक एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, मतलब कि अभी तक क्लियरली इसका मेंशन नहीं है लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स में भी। लेकिन अगर हम इसकी एक्वाकल्चर में इसकी सिग्निफिकेंस देखें तो हमें वहाँ पे सस्टेनेबल मैनेजमेंट की ज़रूरत है ताकि हम इसकी कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवा सकें। ऐसे ना हो फर्दर में स्पीशी इंस्टेक्ट हो जाए और ये अवेलेबल ही ना हो। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेब्यूरोटा। लेब्यूरोटा जिसे हम कॉमनली रोग बोलते हैं, इसकी इंडिया और पाकिस्तान के एक्वाकल्चर सिस्टम में बड़ी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है। आगे हम इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इम्पोर्टेंस वगैरह डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है एक्वाकल्चर सिग्निफिकेंस। रहू जो है वो मेजर स्पीशी है इंडियन एक्वाकल्चर सिस्टम में, पर्टिकुलरली इन कार्प पोलिकल्चर सिस्टम। अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तान की भी ये बहुत कॉमन स्पीशी है और इसको बहुत एक्सटेंसिवली कल्चर किया जाता है, हर जगह से हमें इजीली अवेलेबल होती है और ये ना सिर्फ एज अ फूड यूज़ की जाती है बल्कि ये उस रीजन की इकॉनमी को भी बेटर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेनेटिक इंप्रूवमेंट। अगर हम जेनेटिक इंप्रूवमेंट की बात करें तो डिफरेंट रिसर्चेस के थ्रू जो है कि जेनेटिकली इंप्रूव स्ट्रेन हैं उनकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया गया है ताकि हम एक्वाकल्चर सिस्टम में इसकी ऑन फार्म परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी को इन्हांस कर सकें और ऐसी ट्रेड्स को इंट्रोड्यूस किया जा सके जिसके थ्रू इसकी बेटर प्रोडक्टिविटी अचीव की जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फीडिंग इकोलॉजी।
डिफरेंट स्टडीज़ के थ्रू ये शो किया गया कि रोज जो है वो अपने टोटल लाइफ साइकिल में, अपने टोटल लाइफ स्पैन में फीडिंग स्ट्रैटेजीज़ को चेंज कर दी जाती है, डिफरेंट चेंजेस आती है अपनी फीडिंग स्ट्रैटेजीज़ में, जिसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल भी है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ताकि जो एक्वाकल्चर सिस्टम है उसके अंदर हम इसकी फीडिंग प्रैक्टिस को ऑप्टिमाइज़ कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इंडिकेटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी। डिफरेंट रिसर्चेस के थ्रू ये प्रूव किया गया कि जो रहू है वो एज अ बायो इंडिकेटर भी यूज़ होती है, जिसके थ्रू हम वाटर क्वालिटी असेसमेंट कर सकते हैं कि वाटर की क्वालिटी अच्छी है, बुरी है, उसके लिए सूटेबल भी है या नहीं है। स्पेशली हम रिवर्स की वाटर क्वालिटी असेसमेंट कर सकते हैं। फिश रहू का एज अ बायो इंडिकेटर यूज़ करना, ये क्वालिटी उसके एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में बड़ी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है। उसके हम एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग इसके साथ हम कर सकते हैं इसको एज अ बायो इंडिकेटर यूज़ करके। नाउ कमिंग टुवर्ड्स इट्स इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, अगर हम इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो लेब्यूरेट है वो बड़ी इकोनॉमिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है और एज ए पॉपुलर फूड फिश के तौर पे यूज़ की जाती है। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी वाइड स्प्रेड है, क्योंकि डिफरेंट एशियन कंट्रीज़ में इसको कल्टीवेट किया जाता है, इसको ग्रो कराया जाता है। लाइक जैसे हम ने डिस्कस किया था कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार वगैरह में एक्वाकल्चर पर्पज़ के लिए इनको ग्रो करवाया जाता है। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे, ऐसे पॉइंट्स थे जो इसकी मल्टी फेसेटेड सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करते हैं एक्वाकल्चर सिस्टम में, जेनेटिक्स में, इकोलॉजी में, सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, कि हम कैसे इसको एक्वाकल्चर सिस्टम में ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम जेनेटिकली इम्प्रूव स्ट्रेन के थ्रू बेटर प्रोडक्टिविटी को अचीव करा सकते हैं। So these were the some points that highlights and that provide some information about this interesting facts and importance of Labirovita or Rohu. Now the next point is morphology. अगर morphology की बात करें तो morphology में हम इसके डिस्कस करेंगे, स्केल्स के बारे में, डिफरेंट फिन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके माउथ के बारे में डिस्कस करेंगे। The very first point which we will discuss in morphology of Labirovita is स्केल्स। अगर हम स्केल्स की बात करें तो रहू में साइक्लोइड स्केल्स पाए जाते हैं, जिनको कैरेक्टराइज किया जाता है स्मूथ एंड राउंड है, जिसके ये स्केल्स टिपिकली टेलियोस स्पीशीज में पाए जाते हैं, जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं एरोडायनामिक्स में। टेलियोस स्पीशीज़ के बारे में बात करें तो ये बिलोंग करती हैं टेलियोस्टी क्लास से, जो एक्टिनोपेट्रिजाई की लार्जेस्ट इन्फ्रा क्लास है। ये टेलियोस्ट जो हैं वो अरेंज होती हैं, तकरीबन इसके यहाँ 40 ऑर्डर्स हैं और 448 फैमिलीज हैं इसकी, और विद ओवर 26,000 डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़। अभी तक इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो 26,000 डिस्क्राइब की गई हैं। द नेक्स्ट पॉइंट विच वी विल डिस्कस इज फिन्स। अगर हम इसके फिन्स के बारे में बात करें तो उसके बाद सेवरल टाइप्स ऑफ फिन्स पाए जाते हैं, जैसा कि डोर्सल फिन है, पेक्टोरल फिन है, पेल्विक फिन है, एनल फिन है और कॉर्डल फिन है। अगर हम डोर्सल फिन की बात करें तो ये इसकी बैक साइड पर लोकेटेड होता है और ये हेल्प करता है फिश की स्टेबिलिटी और मैनेवरिंग में। मैनेवरिंग मीन्स कि फिश को पानी के अंदर स्किलफुली और केयरफुली मूव करने में हेल्प करता है। अगर हम इसके पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स के बारे में बात करें तो ये इसको स्टेयरिंग और बैलेंस में इसकी हेल्प करते हैं। जो एनल फिन है वो इसको डायरेक्शनल कंट्रोल प्रोवाइड करता है, मीन्स के फिश को किस डायरेक्शन में मुड़ना है, किस तरफ जाना है, इस काम के लिए इसको इनको जो है वो एनल फिन असिस्ट करता है। जबकि कॉर्डल फिन, जिसको हम टेल फिन भी कहते हैं, वो इनको प्रोपल्जन प्रोवाइड करता है। प्रोपल्जन मीन्स कि ये फिश को फोर्सफुली फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। द नेक्स्ट पॉइंट विच वी विल डिस्कस इज माउथ। अगर हम इसके माउथ के बारे में बात करें तो रोहू का जो टर्मिनल माउथ है, जैसे कि हम फिगर में भी दे सकते हैं, मतलब कि इसका जो माउथ है वो प्रेजेंट होता है फ्रंट साइड ऑफ द हेड, जो ओपन होता है आउटवर्ड। ये जो माउथ मॉर्फोलॉजी है इंडिकेट करती है इसके जनरल फीडिंग बिहेवियर को, जो अलाउ करती है रोहू को ताकि वो फीड कर सके वैरायटी ऑफ फूड इन वाटर, चाहे वो फूड बिलोंग करता हो प्लांट मैटर से, चाहे वो बिलोंग करता हो एनिमल मैटर से, किसी मैटर से बिलोंग करता हो, रोहू उस पर इजीली फीड कर सके। नो कमिंग टुवर्ड्स इट्स बिहेवियर। अगर हम इसके बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर में हम इसकी दो चीज़ें चेक करेंगे, एक होता है पेरेंटल बिहेवियर, एक होता है माइग्रेटरी बिहेवियर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेरेंटल बिहेवियर को। डिफरेंट रिसर्चेज के थ्रू ये प्रूव किया गया है, ये इंडिकेट किया गया है कि जो लेबियोरेटा जिसे कॉमनली हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर पेरेंटल केयर ड्यूरिंग ब्रीडिंग पाई जाती है। बोथ मेल और फीमेल क्या करते हैं कि ये नेस्ट की कंस्ट्रक्शन करते हैं और आफ्टर स्पॉनिंग एग्स की प्रोटेक्शन करते हैं, इसको गार्ड करते हैं। मेल रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेस्ट बिल्डिंग के अंदर, और अपने नेस्ट को डिफेंड करता है प्रीडेटर से, ताकि कोई प्रीडेटर इनके नेस्ट पे अटैक ना करे। जबकि फीमेल क्या करती है, इस नेस्ट के अंदर अपने एग लेस करती है और नेस्ट मेंटेनेंस में असिस्ट करती है।
ये जो कोऑपरेटिव बिहेवियर है मेल और फीमेल राउ का, ये इसके थ्रू जो है ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। पेरेंटल बिहेवियर के बाद जो हमें डिस्कस करना है वो आता है माइग्रेटरी बिहेवियर। अगर हम माइग्रेटरी बिहेवियर के बारे में बात करें तो जो लेब्योरेट है जो है बड़ी स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट शो करती है, बड़ी स्पेशल टाइप ऑफ माइग्रेशन शो करती है। ये क्या करती है कि ये जिस तरह डायरेक्शन वाटर फ्लो करता है, जिस डायरेक्शन वाटर करंट्स आ रही हैं, ये उनकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, ये उनके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इनके बारे में साइंटिस्ट जो हैं बड़े क्यूरियस हैं से इसके बारे में जानने के लिए कि रेबियोरेटा यानी रोहू इस तरह की माइग्रेशन क्यों करती है, इस तरह की मूवमेंट क्यों शो करती है। तो ये इस बिहेवियर को जानना बड़ी इम्पोर्टेंट है ताकि हम बड़ा इम्पोर्टेंट एविडेंस इसलिए ताकि हम इसकी प्रोटेक्शन कर सकें और लेबियोरेटा के पॉपुलेशन को मैनेज कर सकें। After discussing about the behavior of Labiorota, we will discuss about the different recent research insights कि आजकल किस चीज़ पे काम हो रहा है, लेबियोरोटा के बारे में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। अगर हम रिसेंट रिसर्च इंसाइट्स के बारे में बात करें तो आजकल सबसे ज़्यादा जो काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है इसकी ऑन फार्म परफॉर्मेंस पे और जेनेटिकली इम्प्रूव स्ट्रेन्स पे, कि हम कैसे जेनेटिकली इम्प्रूव स्ट्रेन्स को एक्वाकल्चर में इंट्रोड्यूस करके बेटर प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं और इसके सस्टेनेबिलिटी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर ये अवेलेबल भी रहे और ये हमारे एक्वाकल्चर में से या एक्सटेंड ना हो, हमारे सिस्टम में से एक्सटेंड ना हो, इसको एज अ फूड यूज़ किया जा सके, इसको हम फ्यूचर में कंज्यूम कर सकें। And the last point of topic which we will discuss is conclusion. अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो लेबियोरोटा जिसे कॉमनली हम लोग बोलते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्वाकल्चर सिस्टम में, स्पेसिफिकली इन साउथ एशियन कंट्रीज जिनमें इनको बड़ा एक्सटेंसिवली कल्चर किया जाता है, ग्रो किया जाता है, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार वगैरह में। अगर हम इसके माइग्रेटरी अगर हम अंडरस्टैंड कर लें इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, पैरेंटल बिहेवियर को और माइग्रेटरी पैटर्न्स को, तो हम अपनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। मोर अगर हम देखें तो ये बड़ा इसका बड़ा बड़ी इकनॉमिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मेजर फूड के तौर पर यूज़ किया जाता है और इसको हम एज अ बायो इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं ताकि हम वाटर क्वालिटी असेसमेंट कर सकें कि वाटर की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, उसके लिए सूटेबल है या नहीं। ये था ओवरऑल इसके बारे में, लेबियोरोटा के बारे में। So that was all about my topic. If you have any questions, you can ask in the comment section. If you want more such type of videos, subscribe to our channel and hit the bell icon. Don't forget to like, comment and share with your friends and class fellows. Thank you.